जीत के लिए जिद चाहिए और हार के लिए डर ही काफी है। उस डर को दूर करने मैं आ रहा हूं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्या मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 3। और आज के लेक्चर में हम धमाकेदार एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है कंसंट्रेशन टर्म्स। अब देखेंगे सर ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती है ये क्या होती है, लेकिन इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक और छोटा सा टास्क बताऊंगा जिसका रिलेशन मोल कॉन्सेप्ट से होगा। क्योंकि लास्ट क्लास में मैं मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाते पढ़ाते एक कॉन्सेप्ट और था जो मेरे को आपको और बताना है। ठीक है भाई, तो चलिए फुल स्पीड के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले अपना टास्क। और वो टास्क क्या होगा, कई बार आप ये देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते करते या कोई मॉड्यूल या कोई भी बुक सॉल्व करते करते आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई कोई भी कंपाउंड है, कोई भी एलिमेंट है, उसके इतने पार्टिकल हैं, उसके इतने पार्टिकल हैं, तो बताओ उन पार्टिकल का मास कितना होगा। ठीक है भाई, वैसे तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो कौन से वाले फॉर्मूले से, मोल बराबर गिवन मास बाय मोलर मास और बराबर होगा क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एन ए। यानी इस वाले रिलेशन से भी आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो कि भाई अगर हमारे पास उस स्पीसीज के नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, एन ए हम जानते ही हैं, मोलर मास हम जान ही जाएंगे, तो वेट निकल जाएगा। एक और दूसरा तरीका भी है जिससे आप डायरेक्ट कर सकते हो। क्या है जरा देखिए, पहले आपको एक बेटा अंडरस्टैंडिंग समझनी पड़ेगी। क्या हम लोग जानते हैं कि मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। यदि मैं इस फॉर्मूले में यह कहूं कि कोई भी वो सब्सटेंस है यानी वो कंपाउंड है, उसका मोल मैंने 1 मान लिया, तो आप लोग जानते हैं कि अगर मैं n की जगह पर 1 पुट करूंगा बेटा, तो 1 बराबर किसके आएगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। यानी गिवन मास किसके बराबर हो गया, मोलर मास के बराबर। क्या यहां पर मैं एक बात कह सकता हूं कि यदि मैं उस कंपाउंड का मोल 1 मान लूं, क्या बोला मैंने, यदि मैं उस कंपाउंड का मोल 1 मान लूं तो उसका मोलर मास ही उसके मास के बराबर होगा ग्राम में। बात समझ में आई? यदि मैं उसका 1 मोल मान लूं तो उसका मोलर मास ही उसके वेट के बराबर होगा, मास के बराबर होगा। और यहां पर डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा जी, कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, जो भी आपके पास सब्सटेंस है भाई, ऑफ सब्सटेंस किसके बराबर होगा बेटा जी, उसके मोलर मास के बराबर होगा। ध्यान समझना, मोलर मास के बराबर होगा और ये वैल्यू आएगी ग्राम में। आप मुझे एक बात बताओ यार, अगर मुझे उस पार्टिकल का मतलब उस कंपाउंड के एक पार्टिकल का निकालना हो तो कैसे हो, या 10 पार्टिकल का निकालना हो तो क्या करूंगा मैं, तो प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। मैंने क्या काम करा कि जहां पर 1 मोल है ना, मैं एक बात और जानता हूं कि 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या भाई, कि मास ऑफ, चाहे तो वहां पर लिखूं 1 मोल या लिखूं मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23, है ना भाई, 23 मोलिक्यूल्स, कोई भी मोलिक्यूल हो, मोलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, उस सब्सटेंस के मोलिक्यूल बराबर किसके होंगे, उसके मोलर मास के बराबर। अब आपको बेटा 9th क्लास वाला, 10th क्लास वाला, 8th क्लास वाला, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मैथमेटिक्स तो आता ही है। आप लोग क्या करोगे, सर ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ना, अगर मैं इस वैल्यू को लेकर उधर चला जाऊं, ठीक है, अगर मैं इस वाली वैल्यू को उधर लेकर चला जाऊं तो यहां पर क्या बनेगा, आप कहोगे सर यहां पर आएगा हमारे पास मास ऑफ 1 मोलिक्यूल, कोई भी मोलिक्यूल हो धरती का जिसका भी आप निकालना चाहते हो एक मोलिक्यूल का, वो किसके बराबर आएगा, मोलर मास इंटू में 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23, और ये वैल्यू ग्राम में आ जाएगी। चाहे तो ये तरीका है कि आप इसको डायरेक्ट ऐसे करते चले जाइए, कंपाउंड कोई भी हो आप उसके मोलर मास को डिवाइड कर देना 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से, तो वैल्यू आ जाएगी, उसके मास आ जाएगा ग्राम में, राइट। ये तो ये तरीका है। या आप ये सोचने की कोशिश करिएगा कि यार मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि मैं इस वैल्यू को ना एक बार याद कर लूं, इस वाली वैल्यू को एक बार मैं याद कर लूं और फिर याद कर लूंगा तो इसी को मैं चलाता रहूंगा, क्योंकि कोई भी कंपाउंड है ये वैल्यू तो बार बार आएगी कि भाई उसके 1 मोल में उसका मोलर मास, फिर 1 मोल में इतने पार्टिकल, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो चलता ही रहेगा। तो मैं आपको एक और छोटी सी बात बताना चाहूंगा बेटा, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल हो वो, बराबर किसके होगा, मोलर मास
और जब आप 1 को डिवाइड करोगे ना इससे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम से, तो आप देखोगे कि ये हमारे पास क्या आएगा भाई, ये हमारे पास आएगा 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम। बात समझना। अब यदि मान लो वो जो सब्सटेंस है वो एलिमेंट है, क्या है बेटा जी, वो सब्सटेंस यदि कोई एलिमेंट है तो आप लोग क्या करेंगे, इफ, सेकंड पॉइंट समझिएगा, इफ द सब्सटेंस इज एन एलिमेंट, वो एलिमेंटल स्टेट में है बेटा जी, तब आप क्या करोगे, अगर उस एलिमेंट का या उस एटम का आपको मास निकालना है ग्राम में, तो बड़ा ही सिंपल तरीका है जो आप निकालेंगे। आप क्या कहोगे, मास ऑफ वन एटम, जो भी स्पीसीज होगी उसका एक एटम का मास अगर निकालना हो, जैसे मॉलिक्यूल है वैसे हमने एटम लिया बेटा, तो एटम के लिए मोलर मास नहीं यूज करते, मोलर मास इसके लिए करेंगे मॉलिक्यूल के लिए, तो यहां पर हम यूज क्या कर रहे हैं बेटा जी, एटॉमिक मास, और ये वैल्यू आपके पास एज इट इज रहेगी 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम। ऐसे आप लिख सकते हैं बेटा जी। अगर ये बात आपको याद रहेगी ग्राम में कि A इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम, तो आपको मैं बता रहा हूं कि मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप आसानी से हवा में ही बना दोगे। ठीक है भाई, तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले इसने क्या कहा गया है, द मास ऑफ 100 मोलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 इज, पहला टास्क क्या दिया गया है कि अगर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट के 100 मोलिक्यूल हो तो उनका क्या होगा मास इन ग्राम में। तो जरा देखिए, सिंपल एक तरीका बताता हूं मैं। मुझे पता है कि मास ऑफ, ध्यान से देखिएगा बेटा, कि मास ऑफ 1 CaCO3 मोलिक्यूल, अब आप समझिएगा ये क्या दे रखा है मुझे, मोलिक्यूल, तो मैं इसके लिए यहां पर क्या करूंगा यूज बेटा, राइट हैंड साइड में आप कहोगे सर मोलर मास यूज करेंगे। अच्छा ठीक है, मोलर मास मैंने यूज कर दिया, और यहां पर कितने की मल्टीप्लाई करनी है, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 24, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, ग्राम में। अब यहां पर जरा देखो, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, 1 CaCO3 मोलिक्यूल में इतना मास होता है, तो आप मुझे बताइए कि 100 मोलिक्यूल्स में कितना होगा। आपको याद रखना है कि मुझे इस 1 को 100 बनाना है तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मैथ्स ये बात कहता है कि जितने से मल्टीप्लाई आप लेफ्ट हैंड साइड में करोगे उतने से मल्टीप्लाई आपको राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने कहा कि भाई मास ऑफ 100 CaCO3 मॉलिक्यूल्स अगर हम, तो हमारे पास किसके बराबर होगा बेटा, वो इसका मोलर मास इंटू में 100 इंटू में 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम आएगा कि नहीं आएगा, बताओ भाई। तो आप कहोगे सर बिल्कुल यही आना चाहिए। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर मैं मोलर मास कैलकुलेट करता हूं कैल्शियम कार्बोनेट का, तो आपको मैंने कैलकुलेट करना सिखाया हुआ है, क्या होता है, 1 इंटू में Ca प्लस 1 इंटू में कार्बन प्लस 3 इंटू में ऑक्सीजन। कैल्शियम का 40 होगा, कार्बन का 12 होगा, ऑक्सीजन का 16 होगा एटॉमिक मास। आप वैल्यू पुट करोगे तो यही वैल्यू किसके बराबर आएगी, 100 के बराबर। और जैसे आप यहां पर रखोगे तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 100 इंटू में 100 इंटू में 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम। और हम लोग जानते हैं कि 100 ये होगा 10 की पावर 2, इधर 10 की पावर 2, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उधर 10 की पावर माइनस के 24 से, तो बेसिकली ये वैल्यू आएगी 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के 20 ग्राम। तो ये वैल्यू आएगी आपकी बेटा जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स में, बहुत सारी बुक्स में मिल सकते हैं। तो प्लीज ये टास्क भी आपको 1 स्टेप में ही याद रखना है। अगर आप वो गिवन मास बाय मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट से जाओगे तो आपके 1 या 2 स्टेप और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और यदि 1 या 2 स्टेप बढ़ गए तो सिंपल सी बात है कि आपका टाइम वेस्ट ही होगा। अगर आपने ये वाले फॉर्मूले ध्यान से देखिए, अगर आपने एक बार ये वाले फॉर्मूले याद रख लिए, कहां पर गए, हाँ ये वाला और ये वाला बेटा, तो आपको फिर क्या है कि ज्यादा रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं रहेगी कि आप 1 से को डिवाइड कर रहे हो बेटा जी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से, ठीक है भाई, वो जरूरत नहीं रहेगी। चलिए, तो आई होप आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, इसको हम नोट कर लेते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। जल्दी से फुल स्पीड के साथ करिए, 1 2 3 आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, द मास ऑफ 60 मॉलिक्यूल्स ऑफ
CH3COH is, ये पूछा इसने, है ना भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बात, एक शॉर्ट फॉर्मूला जान चुके हैं जिससे हम सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। कैसे कि वी नो दैट, आज ही हमने सीखा है बेटा जी। क्या सीखा है जल्दी से बताओ। वी नो दैट अगर हमें कभी भी एक पार्टिकल का मास निकालना हो, एक पार्टिकल का, तो हम लोग लिखेंगे क्या, द मास ऑफ वन पार्टिकल। वन पार्टिकल में मुझे बताइए, जो CH3COH है ये कंपाउंड है ना भाई, एलिमेंट तो है नहीं, तो यहां पर इसके पार्टिकल का मतलब क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल। तो आप क्या लिखोगे, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इक्वल्स टू, अगर आपको ग्राम में लिखना है, जो भी आप उसका मोलर मास लिखेंगे उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 ग्राम। और वैसे मैंने आपको एक बात बताऊं, ये 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 जो है, मतलब 24 ग्राम, ये कोई अलग बात नहीं है, ये कोई अलग कांस्टेंट नहीं है। बेसिकली इसको हम यूनिफाइड भी तो कहते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन, याद करो फर्स्ट लेक्चर में भी करवाया था, है ना भाई, या फिर AMU भी कहते हैं, वही वैल्यू है बिल्कुल सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं आएगा बेटा, ठीक है भाई। तो जरा देखो, अगर मुझे एक पार्टिकल का मास निकालना है, किसका, एसिटिक एसिड का, तो उसके लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, इसके मोलिकुलर मास की, इसके मोलर मास की। तो मैंने क्या काम किया कि अगर मैं इसका मोलर मास निकालना चाहूं बेटा, तो मेरे पास मोलर मास क्या आएगा, जरा देखिए। मोलर मास जानते हैं भाई क्या होगा, कि उसके अंदर 2 कार्बन है तो 2 इंटू में कार्बन लिखेंगे, 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू में ऑक्सीजन लिखेंगे, इसको 0 मत मान लेना। और देखो हाइड्रोजन कितने हैं बेटा जी, 4, तो हमने यहां पर 4 इंटू में हाइड्रोजन लिख दिया बेटा, 4 इंटू में हाइड्रोजन लिख दिया। अब आप सोचो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, आप कहोगे सर 12, तो यहां पर लिखा 2 इंटू में 12 प्लस 2 इंटू में 16 प्लस 4 इंटू में 1, और जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 60 यूनिफाइड। ठीक है भाई, चाहे तो आप यूनिफाइड की वैल्यू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम ऐसे रख लेना, यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, या ये रिलेशन याद होगा तो भी बन ही जाएगा। तो जरा देखो, अब मुझे ये बात पता लग गई है कि उस कंपाउंड के अंदर उसके एक मॉलिक्यूल का इतना वेट है, मुझे कितने का निकालना है, 60 मॉलिक्यूल। तो ये 1 मॉलिक्यूल 60 मॉलिक्यूल कब बनेंगे, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। और मैथ्स का क्या रिलेशन है कि जितने से मल्टीप्लाई आप लेफ्ट में करोगे उतने से आपको राइट में भी करनी पड़ेगी। तो जरा देखो क्या हुआ, मैंने क्या काम किया, जरा देखो भाई, यहां पर मैं लिखूंगा द मास ऑफ 60 molecules of एसिटिक एसिड CH3COH बराबर, अब मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया, इनटू में मोलर मास, मोलर मास कितना है बेटा जिसका 60, तो दोबारा फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दो, इनटू में 1.67 इनटू में माइनस के 24 ग्राम। ये वैल्यू आप पुट करोगे, सॉल्व करोगे बेटा, तो आपके पास 60 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड का मास भी आ जाएगा। ठीक है भाई, अब आप जरा देखो, एलिमेंट्री अगर इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने करी होगी, ठीक है भाई, जितने मैंने करवाए हैं, तो मोल कॉन्सेप्ट आपको बहुत इजी लगा होगा, टफ नहीं लगा होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है बेटा जी, ये IIT का PYQ है भाई, वो अलग बात है कि यहां पर मैंने ईयर वगैरह नहीं लिखे, पर यह क्वेश्चन IIT में एक जमाने में आया था, और यह पूछा गया था द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 किलोग्राम ऑफ मास, कि अगर मैं 1 किलोग्राम मास लेता हूं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आए होंगे, प्लीज बता दीजिए। तो जरा देखिए बेटा, यह क्वेश्चन बेसिकली केमिस्ट्री का है ही नहीं, यह क्वेश्चन मैथ्स का है, कॉमन सेंस का है, क्लास 9th का है। जरा देखिए कैसे, हम लोग जानते हैं, जरा देखिए कैसे करना है कि वी नो दैट द मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, द मास ऑफ, या कह लीजिए ऐसे कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है, डायरेक्टली लिख देते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन का मास है वो कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम। आप जरा सोचने की कोशिश करिएगा, अगर मैं ये पूरी की पूरी वैल्यू इधर लेके आ जाऊं, तो इधर इलेक्ट्रॉन है उधर वेट है, तो वहां पर जब ये पूरी की पूरी वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई होएगी, इधर आएगी, तो मेरे पास उधर क्या बचेगा 1 किलोग्राम। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो 1 किलोग्राम मास होगा, 1 किलोग्राम मास जो होगा उसके अंदर बराबर क्या होगा बेटा जी, यहां पर 1 ऑलरेडी था, वो वैल्यू नीचे आएगी तो कितना आएगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31
इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या है मेरे पास बेटा जी, इलेक्ट्रॉन्स आ गए कि 1 किलोग्राम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, और आपको बताऊं कि जब ये क्वेश्चन आया भी था ना, इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी थी, ऐसे ही छोड़ना तो ऑब्जेक्टिव था ये, ठीक है भाई। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सिंपल सिंपल चीजें अगर आपको पता होंगी तो वो सिंपल सिंपल चीजें आप यूज करेंगे तो आप टफ से टफ क्वेश्चन जो है कर लेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, यहां पर एक कंपाउंड दिया गया है, द इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर 3 स्पीसीज हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। द मिनिमम मोलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड कंटेन्स 8% सल्फर इज, और एटॉमिक वेट दे रखा है सल्फर का 32। चलिए देखते हैं बेटा कैसा क्वेश्चन है ये। लेकिन ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन IIT 2016 में आया था। अब आप कॉमन सेंस लगाइएगा, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, आपको बस एक बात का जवाब दो। कोई भी हाइड्रोकार्बन रहा हो, उसका जो भी मोलिकुलर मास रहा होगा, कम से कम मोलिकुलर मास तो तब रहा होगा जब उसके अंदर सल्फर की अमाउंट 1 होगी या 1 से ज्यादा। सोचकर बताइए। आपका आइडिया लगेगा सर कार्बन कितने उसका पता नहीं है, हाइड्रोजन कितने पता नहीं है, लेकिन अगर सल्फर के हिसाब से देखा जाए, अगर सल्फर का 1 एटम होगा उसके अंदर या 1 मोल होगा, उसी हिसाब से हम बता पाएंगे कि उसका मिनिमम मोलिकुलर वेट क्या होगा, राइट। तो मैं ये मान के चला बच्चों कि भाई वो हाइड्रोकार्बन जो भी था, जो कंपाउंड था ऑर्गेनिक कंपाउंड, मुझे नहीं पता कि कार्बन क्या है, CX मान लिया मैंने, हाइड्रोजन को Y मान लिया कि मुझे नहीं पता कि हाइड्रोजन कितने होंगे, पर सल्फर के हिसाब से बताना है तो मैंने मान लिया कि सल्फर उसके अंदर 1 होगा, क्योंकि मुझे मिनिमम मोलिकुलर वेट यहां पर दिखाया गया है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल कंपाउंड में 1 मोल सल्फर एटम है। समझिएगा क्या बोला मैंने यहां पर। इससे हमें क्या पता लगा कि 1 मोल ऑफ सल्फर एटम, 1 मोल ऑफ सल्फर एटम विल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ CXHYS। इस कंपाउंड के बारे में बात करें कि इसके 1 मोल में 1 मोल होगा कम से कम। चलो अब देखते भाई हमारे पास कितने मोल हैं सल्फर के। हम ये मान के चलते हैं कि अगर मैं टोटल 100 ग्राम ले लूं, प्लीज समझिएगा, अगर मैं टोटल 100 ग्राम ले लेता हूं, ठीक है भाई, तो उसके अंदर 8 ग्राम क्या होगा, सल्फर। मान के चलिएगा उसके अंदर कितना होगा, सल्फर। तो मैं यहां पर एक बात और भी कह सकता हूं बेटा, कि मैं ये कह सकता हूं कि 8 ग्राम सल्फर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ CXHY और S, ये नहीं है जो कंपाउंड होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ बेटा, 8 ग्राम का मतलब कितने मोल हुआ, जल्दी से बताइए। 8 ग्राम सल्फर का मतलब कितने मोल हुआ। हम लोग जानते हैं गिवन मास बाय एटॉमिक मास, 8 डिवाइड बाय 32, क्योंकि यहां पर एटॉमिक मास दे रखा 32, ये कितना हो जाएगा 1/4। ये क्या हो जाएगा बेटा जी 1/4। तो हम लोग क्या कहेंगे यहां पर कि भाई हमने कहा कि अगर 8 ग्राम सल्फर प्रेजेंट लिखना चाहते हो तो उसकी जगह पर अगर हम लिख दें 1/4 मोल ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ CXHYS। और जरा देखो, आप लोगों को मैथमेटिक्स आती ही है, आप लोग क्या करेंगे कि इस 4 की मल्टीप्लाई ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, और जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 उधर चला जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा, बोलो यहां पर क्या बचेगा, आप कहोगे सर 1 बचेगा। तो जरा देखिए, जब आप यहां पर 1 छोड़ दोगे तो क्या मतलब आएगा कि 1 मोल ऑफ सल्फर प्रेजेंट इक्वल्स टू 400 ग्राम ऑफ CXHYS। अब ये 2 इक्वेशन थी जो आपको समझनी है, ये वाली और ये वाली। इसमें भी हमने देखा कि 1 मोल सल्फर 1 मोल CXHYS के बराबर है, और 1 मोल सल्फर प्रेजेंट 400 ग्राम ऑफ CXHY के बराबर है। और आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा बेटा, N बराबर गिवन मास बाय मोलर मास के, कि अगर मैं N की वैल्यू 1 रख दूं तो गिवन मास और मोलर मास दोनों बराबर हो जाते हैं। कहने का अर्थ क्या हुआ, कहने का अर्थ यह हुआ बेटा कि अगर मैं इसके 1 मोल ऑफ CXHY का वेट 100 ग्राम ऑफ CXHY कर दूं तो यह बात वही है कि इसका मोलिकुलर मास ही निकलेगा ये, क्योंकि जब हम सब्सटेंस का 1 मोल लेंगे अमाउंट तो उसका वेट और मोलर मास दोनों बराबर हो जाएंगे जब कंपाउंड हमारे पास क्या होगा 1 मोल।
तो ये जो वेट आया है इसी को हम क्या मान लेंगे? मोलिकुलर मास, क्योंकि सब्सटेंस की जो अमाउंट है वो तो हमने 1 मोल मान ली हुई है ना भाई। तो बिल्कुल सही। अब आप क्या कहोगे कि जो मोलिकुलर मास आया है किसका, CX HY और S का, वो आ जाएगा 400 ग्राम पर मोल। तो इस वजह से आप जो ऑप्शन पे टिक करोगे वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, और इसी को टिक करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है कि आपको टफ लगे, पर है नहीं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है भाई। तो 2016 IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो मजा आ जाएगा। चलो भाई, अब बढ़ते हैं फुल स्पीड के साथ अगले वाले क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन भी IIT JEE के 2017 में आया था। अच्छा हाँ, आप किस चीज की वेट कर रहे हो कि सर पहले EG करवाइए फिर IIT JEE करवाइए? देखो, जब कोई कॉन्सेप्ट चलेगा ना तो कॉन्सेप्ट के चलते चलते आपको बेसिक प्रिंसिपल भी कराए जाएंगे या बेसिक क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को ये टच उसी टाइम पर फील दी जाएगी कि बेटा देखो IIT JEE के क्वेश्चन बन रहे हैं, IIT JEE के क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर तुम उधारी की जिंदगी पे जियोगे कि पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे फिर हम क्लास देखेंगे, कहीं डाउट आए तो फिर उसको रटेंगे और बाद में क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है भाई, तो वो नहीं चलेगा। आप लोगों को मेरे साथ साथ JEE के क्वेश्चन भी करने हैं, NCERT के क्वेश्चन भी करने हैं, एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन करने हैं, ताकि सब चीजें जो है एक साथ चलें, कोई लोड ना हो आगे। ठीक है, तो चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। इसने एक बात बोली, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स बाय मास के हिसाब से एक बॉडी है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है भाई। इन द बॉडी ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन अडल्ट आर, ऑक्सीजन कहा गया है कि 61.4% है, कार्बन जो है वो 22.9% है, हाइड्रोजन जो है वो 10% है, एंड नाइट्रोजन जो है वो 2.6% है। ठीक है भाई। द वेट विच इज 75 किलोग्राम पर्सन वुड गेन, अगर उसके वो 75 किलो का एक इंसान है, वो कितना वेट गेन करेगा यदि उसमें से हम सारे हाइड्रोजन को हटा लें और हाइड्रोजन की जगह पर H2 यानी ड्यूटीरियम जोड़ दें। क्या कर दें? ड्यूटीरियम जोड़ दें। तो पहले तो मुझे ये निकालना देखना पड़ेगा कि उस 75 किलो के इंसान में हाइड्रोजन की वजह से कितने किलोग्राम वेट था। समझिएगा, आप कहोगे सर बात तो सही है, अगर मैं निकालना चाहूं तो मैं देखूंगा बेटा कि हाइड्रोजन इज 10% ऑफ 75 किलोग्राम, यानी हम क्या कहेंगे कि जो वेट ऑफ हाइड्रोजन होगा वो 75 इंटू में 10 डिवाइड बाय 100, यही करना पड़ेगा। ऐसे ही परसेंटेज से हम वेट निकालेंगे हाइड्रोजन का कितना होगा बेटा। तो मैंने सोचा कि भाई इसका वेट जो है मैंने निकाला और मेरे पास ये आया 7.5 किलोग्राम, कि सर हमने ना 7.5 किलोग्राम हाइड्रोजन देखा उसके अंदर। बहुत बढ़िया बात है। अब आप मुझे एक बात बताओ, यदि 1H1 प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन की जगह पर मैं 1H2 रखूंगा और कंपेयर करूंगा तो आपको कैसा लगेगा? आपको यह लगेगा सर कि हाइड्रोजन की जगह पर आपने ड्यूटीरियम रख दिया और जिसका मास पहले वाले हाइड्रोजन के 2 गुना है, यानी आपने 75 किलो के इंसान में से 7.5 किलो निकाला, फिर उसकी जगह पर 10% ऑफ ड्यूटीरियम डाल दिया, तो यानी ड्यूटीरियम का 10% कितना हो जाएगा? इसका डबल होगा 7.5 का, यानी 15 किलो हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि भाई अगर 75 माइनस के ये आपने घटाया कितना? 7.5, अब जोड़ा कितना? आप कहोगे 15, तो आपके पास कितने किलो का इंक्रीज आएगा? आप कहोगे सर 75 प्लस के 7.5, और यही आपको आंसर देना था। यही आपको आंसर देना था कि हाइड्रोजन निकालकर यदि मैं ड्यूटीरियम डाल दूं तो कितना वेट इंक्रीज होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कोई यहां पर आपके पास कोई मोल कॉन्सेप्ट नहीं लगा, सिर्फ वेट का एडिटिव और नॉन एडिटिव के हिसाब से आपने आंसर निकाल लिया। ठीक है भाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा जी C4 चेन्नई हो जाएगा, और इसी को सबको टिक करना है, इसी को सबको टिक करना है। बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स लगाएंगे और अपना आंसर कर लेंगे। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, बढ़ते हैं आगे फुल स्पीड के साथ। अगला हो अब यहां से कहानी चेंज होगी, यहां से आपको बिल्कुल भी कान खड़े करने पड़ेंगे, ठीक है भाई, और एकदम अपना 100% देना पड़ेगा बोर्ड पर, क्योंकि अब तक मोल कॉन्सेप्ट तो वही गिवन मास, मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू में Na छोटा मोटा चल रहा था। यहां से आपको अज्यूम करना सीखना है, चीजें देखनी है कैसे होंगी।
सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन टर्म्स की, तो यार ये जो कंसंट्रेशन है ना, ये होती क्या है? सर प्लीज एक बार बताइए कि कंसंट्रेशन को हम डेली लाइफ में कैसे देखेंगे। तो जरा देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपकी मम्मी दूध वाले से दूध खरीदती है सुबह के टाइम पे, और मान लो कि दूध वाले ने आज बहुत अच्छा दूध दिया, तो तुम्हारी मम्मी ने जब दूध लिया तो पता लगा कि दूध तो अच्छा आता है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया दूध आ रहा है। अगले दिन फिर से दूध वाला आया दूध देने के लिए, लेकिन इस बार दूध वाले ने गड़बड़ कर दी। उसने क्या करा कि बहुत सारा पानी मिला दिया उसकी जगह पर दूध के अंदर। आपकी मम्मी ने अगले दिन परचेज किया, परचेज करने के बाद वो देख रही है कि यार आज दूध अच्छा नहीं है। अच्छा, उनको कैसे पता लगा कि दूध अच्छा नहीं है? उन्होंने क्या सोचा, उनको ये लगता है कि दूध में होता है फैट और पानी। समझिएगा, दूध में होता है फैट और पानी। कम अमाउंट में कौन है? फैट। लार्ज अमाउंट में कौन है? पानी। यानी एक है सोल्यूट और दूसरा क्या है? सॉल्वेंट। वो ये देखते हैं कि जिस दिन सोल्यूट सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में ज्यादा था, यानी सोल्यूट सॉल्वेंट या सोल्यूट सॉल्यूशन का जो रेशियो था वो ज्यादा था, जिस दिन दूध गाढ़ा था उस दिन उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि यार दूध बहुत बढ़िया आया है। लेकिन जिस दिन उन्होंने पानी मिला हुआ दूध खरीदा तो उन्होंने देखा कि भाई आज सॉल्वेंट ज्यादा है, आज सॉल्यूशन की टोटल वॉल्यूम ज्यादा है, उसके रेस्पेक्ट में मतलब जो घी निकलेगा या जो दूध वो फैट होगा वो तो बड़ा कम होगा। तो बेसिकली आपको पहले यह समझना पड़ेगा कंसंट्रेशन टर्म से पहले कि कंसंट्रेशन बेसिकली एक रिलेटिव अमाउंट है, एक रिलेटिव रेशियो है। कैसे? जरा देखिए, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि भाई जो सोल्यूट होते हैं ना, सोल्यूट जब इसको हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, यानी घी को हमने पानी में ऐड करा, यानी फैट को हमने पानी में ऐड करा, हमारे पास क्या बन गया? सॉल्यूशन। तो जरा देखिए, कई बार इसकी अमाउंट, जो सोल्यूट की अमाउंट है, वो सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में नापी जाएगी या मापी जाएगी, रेशियो निकाला जाएगा, तो उसको हम कंसंट्रेशन ही कहते हैं। और कई बार सोल्यूट को सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में नापा जाएगा, उसी को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। यानी आपका सीधी सी बात है कि सोल्यूट को या तो आप सॉल्वेंट के हिसाब से या फिर सॉल्यूशन के हिसाब से, जब भी रेशियो के हिसाब से आप इसको नापोगे या कंपेयर करोगे, तो उस टर्म को हम कंसंट्रेशन टर्म कहेंगे। ठीक है भाई? तो यहां पर मैं पहले बताता हूं कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है या कंसंट्रेशन क्या होती है। तो जरा देखिए भाई, कंसंट्रेशन का मतलब समझिएगा। कंसंट्रेशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। प्लीज समझिएगा इस बात को, अमाउंट ऑफ सोल्यूट किसके रिस्पेक्ट में? बोलो बोलो। आप कहोगे सर विद रेस्पेक्ट टू किसके? विद रेस्पेक्ट टू या तो सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में होगा सर, और या फिर सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में होगा। अगर आप मेरे साथ साथ ये वर्ड बोलते भी चले गए, अपने नोट्स बनाते भी चले गए, तो मैं एक गारंटी देता हूं बेटा, डेफिनेशन के साथ साथ फॉर्मूले भी याद होंगे और साथ साथ सारे क्वेश्चन भी होंगे। सिंपल ही बात बताइए मैंने, कंसंट्रेशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट विद रेस्पेक्ट टू किसके कंपेयर में? सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। बस इतनी बात अगर आपने ध्यान रख ली तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंसंट्रेशन क्या है। अब जरा देखिए, अगर आपको अमाउंट से दिक्कत है तो आप यहां पर रेशियो भी लिख सकते हो बेटा जी, रेशियो ऑफ सोल्यूट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन। लेकिन मैं आपको एक और बताना चाहता हूं कि कंसंट्रेशन टर्म बहुत टाइप की होंगी, बहुत सारे टाइप की होंगी। ठीक है भाई? उनको मैं अलग अलग से पढ़ाऊंगा और एक साथ भी पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि एक साथ को पढ़ाने पर मैं कुछ रिलेशन बताऊंगा और कुछ ऐसे फंक्शन बताऊंगा जहां से आईटी जेई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जरा देखिए कैसे। जब मैं बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बात करूंगा ना बेटा, तो कुछ के नाम तुम लोगों ने सुने होंगे पहले और कुछ के नाम तुमने सुने नहीं होंगे। ठीक है भाई? सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा मोलैरिटी से। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, मोलैरिटी का फॉर्मूला हर एक बच्चे को पता होता है। जिससे क्वेश्चन बने या ना बने वो अलग बात है, लेकिन उसको फॉर्मूला तो पता होता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा? सर जो भी सॉल्यूट है ना, उसके मोल ले लो और डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। ध्यान रखना है, वॉल्यूम किसकी लेनी है? सॉल्यूशन की लेनी है, वो भी किसमें? लीटर में। ध्यान रखनी है बात। ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है।
दूसरा मैं एक और फॉर्मूला बताऊंगा जो नाम होगा मोलैलिटी का। क्या होगा बेटा जी? मोलैलिटी का। क्या फॉर्मूला बनेगा? उसमें हम सोल्यूट के अमाउंट लेते हैं मोल्स में और डिनोमिनेटर लेते हैं बेटा जी वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को लेते हैं वेट में, और ध्यान रखना है कि ये भी हमें किलोग्राम में लेना है। ये दो तो आपने बहुत बार पढ़े हैं। अब मैं तीसरा आपको बताना चाहता हूं स्ट्रेंथ। क्या बताना चाहूंगा भाई मैं? स्ट्रेंथ। तो जरा देखिए स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होगा कि आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट का वेट ही नापेंगे किसी के रेस्पेक्ट में, और वो भी हम लेंगे ग्राम में, और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और फिर लिखेंगे बेटा जी इन लीटर, कि वॉल्यूम जो होनी चाहिए वो लीटर में होनी चाहिए। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अभी फॉर्मूलों पे चल रही है बात। चलो आगे बात करता हूं बेटा जी मैं किसकी? आगे मैं बात करता हूं बेटा वेट बाय वेट परसेंटेज। जरा देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं भाई वेट बाय वेट परसेंटेज किसके बराबर होगा? आप कहोगे जो भी ऊपर लिखा होगा वो सोल्यूट है, और जो भी नीचे लिखा होगा बेटा जी वो टोटल सॉल्यूशन होगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, और आप जब परसेंटेज निकालोगे तो आप यहां पर 100 कर दोगे बेटा। आगे जरा देखो, अगर हमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना हो तो ध्यान रखना है ऊपर किसकी अमाउंट रखनी होती है। आप बार बार चिल्ला रहा हूं बेटा जी, ऊपर किसकी अमाउंट रखेंगे? सॉल्यूट की। तो वहां पर क्या आएगा फॉर्मूले में कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे हमारे पास टोटल वॉल्यूम होती है वो सॉल्यूशन की वॉल्यूम होगी, इनटू में 100। ऐसे परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हमें 100 करना पड़ेगा। आपने ऐसे ही सुना होगा नाम पार्ट पर मिलियन का, पीपीएम का। वहां पर भी आप क्या करोगे? आप ऐसे लिखोगे वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉरी सॉल्यूशन, आई एम वेरी सॉरी, वेट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि टोटल हमें रखना होता है, और यहां पर क्योंकि मिलियन में निकाल रहे हैं बेटा तो 10 की पावर 6 करना पड़ेगा। तो 3 हमारे पास ये हुए। आगे अगर मान लो कभी ऐसा लिखा आ जाए वेट बाय वॉल्यूम, ऐसा आपको मिलेगा अगर आप आईटी जेई के बच्चे हो और आप आईटी जेई के कोई मॉड्यूल या बुक लगाते हो तो वहां पर ये सारे टर्म मिलेंगे देखने के लिए। क्या लिखा हुआ है यहां पर? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगर यहां पर ऐसा रिप्रेजेंटेशन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि डब्ल्यू ऊपर लिखा हुआ है। इस डब्ल्यू ऊपर किसका होता है? सॉल्यूट का। तो हम कैसे लिखेंगे जरा देखो सर, वेट ऑफ सॉल्यूट लिखा जाएगा ऊपर, और नीचे क्या लिखा है? वी यानी वॉल्यूम। तो नीचे क्या लिखेंगे? वॉल्यूम। लेकिन ये वॉल्यूम किसकी होती है भाई? डिनोमिनेटर किसका होता है? टोटल वॉल्यूम। किसी पर्टिकुलर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नहीं, टोटल वॉल्यूम यानी सॉल्यूशन की वॉल्यूम की बात करेंगे। तो यहां पर क्या लिखोगे आप? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज निकाल रहे हो तो आपको फिर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जरा देखो कंसंट्रेशन टर्म के 3 फॉर्मूले ये रहे, कंसंट्रेशन टर्म के 4 फॉर्मूले ये रहे। बच्चे कुछ और बता देता हूं आप लोगों को, डरना मत बिल्कुल भी, क्योंकि ये आपको सिर्फ फॉर्मूले छोटे छोटे भी याद हो गए ना, आगे का काम तो मेरा है। इन पे क्वेश्चन कैसे करवाने वो मेरा काम है भाई, अभी डरना नहीं है बस तुम लोगों को, ठीक है। अब जरा देखो, आप लोगों ने ना मोल फ्रैक्शन का नाम सुना होगा, सुना है कभी? अरे बोल दो मोल फ्रैक्शन। अरे नालायक को बोल दो भाई। मोल फ्रैक्शन को बेसिकली काई से डिनोट करते हैं, जो देखने पर कई बार फेयर एंड लवली लगाने पर एक्स की तरह दिखाई देता है, ठीक है। तो यहां पर हम इसको एक्स की तरह मान लेते हैं। अब हम ये मान के चलते हैं भाई बेसिकली कि हमारे पास जो एक होगा सोल्यूट प्लस एक होगा सॉल्वेंट, और दोनों को मिलने के बाद क्या बनेगा? आप कहोगे सर बन जाएगा सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है जरा देखिए, मोल का फ्रैक्शन है ना भाई, कि किसी भी कंपोनेंट के टोटल मोल्स के कंपेयर में कितने होंगे, ये हमें रिलेशन बताना है। यदि मैं कभी निकालना चाहता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो वो बराबर किसके होगा? मोल लिखो किसके? सोल्यूट के, और डिवाइड क्या करोगे कि सोल्यूट के भी वो मोल प्लस सॉल्वेंट के भी मोल, दोनों के मोल ऐड कर लो तो आपके पास टोटल मोल आ जाएंगे। अगर आप सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हो तो जहां पर मैंने यहां पर न्यूमरेटर में मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिखा है वहां पर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हो, टोटल तो सेम ही रहेंगे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे पास है भाई डेंसिटी का फॉर्मूला, जो कि आपको 8 क्लास में या 9 क्लास में सिखाया जाता है, और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम।
ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में मैं आपको फॉर्मूला पढ़ाना चाहता हूं या दिखाना चाहता था। अगर आपको ये बेसिक एनसीईआरटी लेवल तक के भी फॉर्मूले याद हो गए ना, तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि जो बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं ना, जो बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होते, जहां पर बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब हो जाएंगे यहीं से। कैसे, जरा देखिए। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा कि जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज टेम्परेचर डिपेंडेंट है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भाई, प्लीज समझिएगा, प्लीज समझिएगा। इधर 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 क्या बोला मैंने? कंसंट्रेशन टर्म्स which depends on टेम्परेचर। ये मुझे बताना, पहला टास्क है ये। और सारे के सारे जितने भी बेटा जी मैंने आपको ये प्रॉपर्टी दे रखी है, इनमें से ही बताना है। सोचकर देखो कितनी हो सकती है वो, तो जल्दी से देखो भाई। चलो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप मुझे एक बात बताओ, अगर कभी भी आप लोग फ्रिज में थोड़ा सा पानी रख देते हैं जमने के लिए, गिलास में ऊपर तक भरा हुआ है, फ्रीजर में रखते ही उसका टेम्परेचर क्या होगा? कम हो जाएगा। और टेम्परेचर कम होगा तो जब कभी भी पानी जो है जम जाता है, उसका बर्फ बन जाता है, तो उसका जो मिनिस्कस है ना, वो उसके लेवल से, ग्लास के लेवल से भी ऊपर की तरफ आ जाता है। यानी कहीं ना कहीं टेम्परेचर के चेंज होने पर उसकी वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा। समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया, दूसरा एग्जांपल देखो। दूसरा एग्जांपल क्या है? हम लोग एक बात जानते हैं भाई कि अगर मान लो मेरे पास कोई लिक्विड है, ठीक है, और उस लिक्विड को मैं गर्म कर रहा हूं, तो उसके पार्टिकल दूर दूर होते जाएंगे, एक्सपैंड होते जाएंगे, ठीक है भाई। और फिर एक टाइम आएगा कि वो लिक्विड हो सकता है कि वेपर में कन्वर्ट हो जाए। जब वो वेपर फेज में चला जाएगा और आप गर्म करोगे, यानी टेम्परेचर और इंक्रीज करोगे, तो पार्टिकल और दूर दूर होते जाएंगे। अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, क्या कहीं ना कहीं उसकी वजह से वॉल्यूम पर कोई चेंज आएगा? बोलो बोलो। आप कहोगे सर अब हमें थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि टेम्परेचर के बढ़ने पर या कम होने पर कहीं ना कहीं वॉल्यूम या तो बढ़ जाती है या कहीं पर वॉल्यूम कम हो जाती है। पर हमें यह जरूर आइडिया लग रहा है कि हां, जहां जहां पर टेम्परेचर वेरी कर रहा है, वहां वहां पर कहीं ना कहीं वॉल्यूम भी वेरी करेगी। अब मुझे आप एक बात बताओ बेटा, मान लो मेरे पास मोलैरिटी है। मोलैरिटी में मैंने कहा कि भाई मैंने टेम्परेचर वेरी कर रहा हूं, टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं, तो उस टेम्परेचर के चेंज होने पर क्या वॉल्यूम में चेंज आएगा? आप कहोगे बिल्कुल आएगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर है। और जब ये डिनोमिनेटर चेंज होगा तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो रेशियो है, ये पूरी की पूरी वैल्यू है, ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होगी कि नहीं होगी? बोलो बोलो। आप कहोगे सर बिल्कुल होगी। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज के डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में जब कभी भी वॉल्यूम आ जाए, तो आपको यह समझना है कि वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और कहीं पर वॉल्यूम है तो बेटा जी वो फिजिकल प्रॉपर्टी भी कहीं ना कहीं टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। तो हमने ये देखा कि भाई मोलैरिटी के वाले केस में वॉल्यूम आई, तो हमने कहा कि भाई पहले तो वो प्रॉपर्टी कौन सी हो गई? पहली प्रॉपर्टी देखिए कौन सी हो गई? आप कहोगे सर पहली प्रॉपर्टी तो हमें दिख गई, उसका नाम है मोलैरिटी। क्या नाम हो गया इसका? मोलैरिटी। अब जरा देखो दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं कौन सी होगी। आप कहोगे सर दूसरी प्रॉपर्टी में मुझे दिख रहा है मोलैरिटी तो नहीं दिख रहा। क्यों? इसका डिनोमिनेटर कोई आपके पास वॉल्यूम नहीं है, ना इसका कोई न्यूमिनेटर वॉल्यूम से रिलेटेड है। वॉल्यूम ही नहीं है तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। जरा देखो, और मास जो होता है वो तो टेम्परेचर पे वैसे भी डिपेंड नहीं करता। अच्छा, माइंड में आ रहा है कि सर इसको भी बताओ कि कैसे नहीं करता होगा। जैसे मान लो कि ये पेन है तुम्हारे पास, इस पेन का वेट 10 ग्राम है, जनवरी के महीने में 10 ग्राम है। मैं इसको दोबारा जून के महीने में दोबारा फिर तोलने गया, तो मैंने देखा कि वेइंग मशीन में फिर इसका वेट कितना आया बेटा जी? 10 ग्राम। तो यहां से मुझे एक बात पता लग गई कि मास जो है वो जनवरी में हो या जून में हो, कम टेम्परेचर पे हो या हाई टेम्परेचर पे हो, टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता, वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर आप बढ़ाओ या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। इसका मतलब मोलैरिटी जो है वो आपके पास टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगी। आगे बढ़ो। स्ट्रेंथ,
हमें साफ साफ दिख रहा है कि सर इसका डिनोमिनेटर भी क्या है, वॉल्यूम। टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम में चेंज आएगा, वॉल्यूम में चेंज होगा तो स्ट्रेंथ जो है वो चेंज होगी। तो कहीं ना कहीं जो दूसरी प्रॉपर्टी हमें नजर आ रही है बेटा, वो आएगी हमारे पास स्ट्रेंथ। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, स्ट्रेंथ। तीसरा देखिए भाई, तीसरा कौन सा हो सकता है? आप कह रहे हो भाई वेट बाय वेट, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है, ठीक है भाई, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम आ रही है। तो हम लिखेंगे भाई वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बिल्कुल होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बिल्कुल होगा। फोर्थ में आपको बताऊं, यहां पर पीपीएम है, पीपीएम में क्या दिया हुआ है, ये भी वेट ये भी वेट, जो दोनों टेंपरेचर पर डिपेंड नहीं करते, तो इसको छोड़ देंगे। फिर यहां पर दे रखा है वेट बाय वॉल्यूम, वेट हमारे पास कांस्टेंट रहेगा टेंपरेचर चेंज होने पर, लेकिन वॉल्यूम वेरी करेगी। वॉल्यूम अगर वेरी करेगी तो हम क्या कहेंगे कि सर एक और हमें मिल गई, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी कहीं ना कहीं टेंपरेचर पर डिपेंड करेगी। आगे देखो मेरे लाल पेलो, इधर देखो, इधर इधर मोल फ्रैक्शन, मोल जो होते हैं वो टेंपरेचर पर डिपेंड करेंगे? बोलो बोलो, क्या वो टेंपरेचर पर डिपेंड करेंगे? भाई मोल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास खुद ऐसा होता है कि जो टेंपरेचर पर डिपेंड नहीं करता, और मोलर मास भी टेंपरेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि आपने देखा होगा वाटर को चाहे आप जनवरी के महीने में लो, वाटर को चाहे आप बेटा जी जून के महीने में लो, मई के महीने में लो, कितना भी टेंपरेचर वेरी करो, मोलर मास ऑफ H2O तो 18 ही ग्राम पर मोल रहता है ना, यानी वो चेंज नहीं होता। तो यहां पर देखो इसके न्यूमिनेटर भी कांस्टेंट, इसके डिनोमिनेटर भी कांस्टेंट, यानी ये भी टेंपरेचर पे वेरी नहीं करेगा अगर आप टेंपरेचर चेंज करते हो तो। चलो और यदि मैं बात करता हूं डेंसिटी की, डेंसिटी में न्यूमिनेटर हमारे पास क्या है, मास, जो चेंज नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो सकती है अगर हम टेंपरेचर वेरी करेंगे। तो यहां पर एक और फिफ्थ आपके पास आ जाएगी जिसका नाम होगा डेंसिटी। ठीक है भाई, तो ये अगर आपको याद रहेगी कि भाई ये 4-5 प्रॉपर्टी जो टेंपरेचर पर डिपेंड करती है और वो 2-3 और प्रॉपर्टी है जो टेंपरेचर पर डिपेंड नहीं करती, तो आप लोग इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो कर लोगे। जेई में क्या आता है क्वेश्चन कि भाई 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 ऑप्शन में से 3 प्रॉपर्टी ऐसी होंगी जो टेंपरेचर पर डिपेंड नहीं करती होंगी, और एक प्रॉपर्टी ऐसी होगी जो टेंपरेचर पर डिपेंड करती होगी। वही पूछेंगे आउट ऑफ फोर फॉलोइंग विच वन इज द टेंपरेचर इंडिपेंडेंट और टेंपरेचर डिपेंडेंट। वो क्वेश्चन कैसा भी बना सकते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब मैं आपको एक कहानी बताऊंगा भाई। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म के थे, सबके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूले बहुत बेसिक्स हैं, इनमें कुछ रिलेशंस भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। वो इसलिए जरूरी है कि मैंने आईआईटी का पेपर देखा और उसमें मैंने ये देखा कि भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे गए जहां पर 4 ऑप्शन थे, और 4 ऑप्शन देने के बाद वो ये कहता है कि इन दिए गए 4 ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है। यानी पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा ना कि करेक्ट कौन सा है, तभी तो पता लगेगा भाई। समझ में आई बात? तो जरा देखो, मैं आपको कुछ रिलेशन करवाऊंगा बेटा, वो रिलेशन आपको याद रखने हैं, और याद रखने का मन हो तो करना, नहीं भी होगा तो उनसे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन कराने की एक अलग ट्रिक मेरे पास है। ठीक है, आप ये मत सोचना कि सिर्फ यही ट्रिक होंगी, आपको रट्टाफिकेशन लगाना ही जरूरी है। मैं तो बस इंफॉर्मेशन के लिए कह रहा हूं कि ये फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे ना तो आपसे जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर नहीं होते तब भी कोई बात नहीं है, क्वेश्चन फिर भी बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। जरा देखो कैसे। अब यहां पर मैं सब इंपॉर्टेंट रिलेशन लिखूंगा जो आपको याद करने हैं, प्रूफ नहीं करवाऊंगा, ठीक है भाई, क्योंकि प्रूफ करवाने लगे आप तो मेरे पास थोड़ा टाइम लग जाएगा बेटा। इंपॉर्टेंट रिलेशन जरा देखिए, पहला रिलेशन देखिए, पहला होगा बेटा जी रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ। मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ बहुत सिंपल सा है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगा, आप लिखेंगे एस स्ट्रेंथ, ठीक है भाई, कैपिटल एम से आप मोलैरिटी लिखोगे और इनटू में आप लिखेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, बस। ठीक है भाई, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये आपके पास एक रिलेशन होगा। दूसरा रिलेशन देखिए भाई क्या होने वाला है। दूसरा रिलेशन क्या होगा, रिलेशन
बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन बिना डेंसिटी के नहीं हो सकते। इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल जरूरी होगा कि वहां पर सॉल्यूशन की डेंसिटी जरूर से जरूर देगा वो, ठीक है भाई। तो इसीलिए डेंसिटी का यूज भी करेंगे हम लोग। तो आपके पास जो फॉर्मूला होगा बेटा वो क्या होगा, जरा देखिए, रिलेशन देखिए क्या होगा। स्मॉल एम का मतलब होगा मोलैलिटी, और यहां पर आएगा 1000 इंटू में कैपिटल एम। कैपिटल एम का मतलब क्या हुआ, मोलैरिटी, डिवाइड बाय 1000 इंटू में डेंसिटी। डेंसिटी आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, माइनस के मोलैरिटी और इंटू में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मैं आपको कह रहा हूं कि बस आपको याद रखने के लिए फॉर्मूला यूज करना है। जब इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो आपको फॉर्मूला उस टाइम पे याद नहीं भी आया ना तो भी क्वेश्चन बनाने की गारंटी होगी मेरी। ये तो मैं सिर्फ इसलिए करवा रहा हूं कि उस टाइप के क्वेश्चन ना आ जाएं कि दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा गलत है। तो ये 2 रिलेशन लिखिए भाई जल्दी से। अब जैसे आप ये 2 लिखोगे, एक और मैं बताना चाहूंगा आपको जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है, जरा देखिए कैसे। तीसरा होगा हमारे पास रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा बेटा, इस एक फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने के तरीके ना बहुत सारे होंगे। रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, जरा देखिए। आपको ऐसा लिखना है कि भाई मोलैलिटी स्मॉल एम है, यहां पर आप लिखेंगे 1000 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ऐसे लिखेंगे बेटा, डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे लिखेंगे बेटा, और इनटू में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये एक रिलेशन है। अब इसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होंगे, जरा कैसे। हम एक बात जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अगर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल, मतलब दोनों के दोनों मोल फ्रैक्शन का अगर हम जोड़ करें तो हमेशा 1 के बराबर आएगा, ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूला ऐसे तो रिप्रेजेंट किया ही जा सकता है जैसा कि यहां पर दिया गया बेटा। दूसरा तरीका भी इसका क्या होगा, ऐसे भी हो सकता है ये कि भाई मोलैलिटी को मैं एज इट इज लिखूं 1000, ऐसे लिखा मैंने, और जहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है उसको मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एज इट इज छोड़ दिया और डिवाइड कर दिया किससे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट से। आप देखोगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को एक तरीके से और लिखा जा सकता है, कैसे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर होगा, अगर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट उधर चला जाए तो 1 माइनस के मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या आ जाएगा बेटा जी, सॉल्यूट। हाँ या ना, आप कहोगे सर बिल्कुल सही, ये बात तो करेक्ट है। तो जरा देखो यहां पर मुझे क्या करना है कि 1 माइनस के मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कर देना, कहां पर, जहां पर आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट करा था, एक ही बात बनेगी। और यहां पर आप लिख देना मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस फॉर्मूले में आपने कोई छेड़खानी नहीं करी, एक तरीके से यह फॉर्मूला भी आपके सामने करेक्ट ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखो, एक तरीका यह भी हो सकता है कि भाई मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को एज इट इज रख लूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को चेंज कर दूं। तो मेरे पास तीसरी कंडीशन क्या होगी भाई, जरा देखो कि मोलैलिटी बराबर होगी 1000 इंटू में 1 माइनस के मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये मैंने ऊपर लिख लिया, और यहां पर डिवाइड किससे किया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये मैंने एज इट इज रखा भाई, और इंटू में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको आप चेंज कर नहीं सकते। तो आप देखोगे कि जो ये तीसरा रिलेशन है ना, ये भी आपके बेटा जी डायमेंशंस को फॉलो करता है, और ये भी करेक्ट फॉर्मूला है, हमने कुछ चेंज नहीं किया है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसी चीज को किसी चीज की जगह पर, और अपने फॉर्मूले को इंटरचेंज कर रहे हैं, राइट। आगे देखो, आगे हमारे पास क्या हो सकता है, आगे ये भी हो सकता है कि सर अगर मैं इन दोनों को ही चेंज कर दूं, 1 माइनस की फॉर्म में रख दूं, तो देखो फॉर्मूला तो सेम ही रहता है लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो जाएगा सर। हो सकता है कि 4 ऑप्शन में वहां पर कोई वो मैच हो जाए। तो जरा देखो, मैं इसको लिखूंगा क्या कि मोलैलिटी बराबर होगा 1000 इंटू में 1 माइनस के मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय जहां पर लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट उसकी जगह पर आप क्या लिख दोगे, बोलो बोलो। आप कहोगे सर इसकी जगह पर आप लिख दीजिएगा 1 माइनस के मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और जहां पर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट था वो आप एज इट इज छोड़ दीजिएगा।
तो प्लीज ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, और मेरे साथ साथ ही जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप साथ साथ में अपनी नोटबुक में इन्हीं फॉर्मूले को, इस एक फॉर्मूले से ये बाकी के 3 फॉर्मूले बनाने की कोशिश करना, ठीक है भाई, बिना वीडियो को देखे हुए। तो दोबारा ट्राई करना है आप लोगों को, ये सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, ये रिलेशन याद हो जाएंगे। और नहीं भी हो रहे तो मैंने आपको क्या बोला है, नहीं भी हो रहे तो भी मैं कह रहा हूं गारंटी है क्वेश्चन फिर भी बनेगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ, लेकिन वो कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, एक ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट होगा जिससे सारे क्वेश्चन बनेंगे, वो अभी पिक्चर में बाकी है। अभी तो मोल कॉन्सेप्ट का इंट्रो चल रहा है, इसको ये कहते हैं, इसको वो कहते हैं, ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है। लेकिन जब ये पूरा का पूरा एक बड़े रोल में आएगा तब आप देखोगे कि हाँ सर अब मजा आ रहा है, अब हमें थोड़ा लेवल ऊपर मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों इधर देखो, इधर ये नोट कर लिया सबने, ये नोट कर लिया सबने। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहां पर मैं आपको पहले डिटेल में कोई चीज करवाना चाहूंगा, 2 पॉइंट में जरूर कराऊंगा, क्योंकि मैंने देखा कि एनसीईआरटी के जब बोर्ड मतलब कभी स्कूल में पेपर चलते हैं तो वहां पर उनकी एनसीईआरटी की बुक में मोलैरिटी और मोलैलिटी को काफी अच्छे से डिफाइन किया गया है, यानी डेफिनेशन दे रखी है, कोई बड़ी बात नहीं है, डेफिनेशन दे रखी है। और डेफिनेशन के बेसिस पर उसके डेफिनेशन लिखिए, 1 नंबर की मिलेगी, क्वेश्चन करिए 2 नंबर की मिलेगी, यूनिट क्या होती है आधा नंबर मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन स्कूल वाली मैडम आपसे पूछ सकती है, तो इसीलिए मैं मोलैरिटी को और मोलैलिटी को कंप्लीटली स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी करवाऊंगा। ठीक है भाई, तो जरा देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूं। जब आप मोलैरिटी पढ़ोगे ना, आपको कुछ याद हो या ना हो, बस आप एक बात ध्यान रखना कि मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और यदि आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो डेफिनेशन इसी से बन जाएगी। कैसे, जरा देखो, एक बात बताओ यार, अगर मैं ये मान लूं या मैं कोई सॉल्यूशन है उसकी वॉल्यूम कोई 1 लीटर मान लूं, तो मैंने कहा इफ मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 1 लीटर लिया, तो एक बात बताओ, क्या मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह पर 1 पुट कर देना चाहिए? अगर मैंने माना है तो आप कहोगे सर कर लो, कोई मर्जी, आपको थोड़ा ना कोई रोक सकता है, तो कर लिया मैंने। मोलैरिटी बराबर किसकी आई? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय 1, और आप लोग जानते हैं कि किसी के भी डिनोमिनेटर में 1 हो तो वैल्यू न्यूमरेटर के बराबर ही होगी। और इस रिलेशन से एक बात प्रूफ हुई कि मोलैरिटी बेसिकली मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर ही है। क्या बोला मैंने? कि मोलैरिटी जो है वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर ही है। कब? जब आपने पूरे के पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर लिया, तब है, ऐसा हमेशा नहीं होगा। तब है जब हमने क्या लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 1 लीटर ले लिया। अब यहां से एक मैथमेटिकल डेफिनेशन बन रही है इसकी, क्या होगी जरा देखो। क्या लिखोगे तुम बेटा? इधर आप लिखोगे, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो जरा देखिए, मोलैरिटी, बढ़िया से पेन से लिखते हैं, जरा 1 मिनट रुको। हाँ भाई, इधर मोलैरिटी इज डिफाइंड as the number of किसके बराबर? बोलो आप कहोगे सर नंबर ऑफ मोल्स। किसके मोल्स? आप कहोगे सर सोल्यूट के मोल्स, मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है भाई, व्हेन, या कह सकते हैं प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं वॉल्यूम का, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर लेता हूं तो सॉल्यूट के मोल ही जो है मोलैरिटी कहलाते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन। अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि भाई इसकी यूनिट क्या होगी, थोड़ी यूनिट के बारे में बताइए यार, यूनिट के बारे में बताइए, सोच कर देखो। हमने एक बात पढ़ी है सर, ऊपर तो लिखा हुआ है मोल, नीचे आप वॉल्यूम ले रहे हो लीटर में, तो क्यों ना बार बार आप ऐसे लिख दो कि मोल ऊपर लीटर नीचे। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा जी? मोल पर लीटर। या तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर हम कैसे करेंगे, मोल लीटर की पावर -1, लीटर की पावर -1। और इसको हम मोलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? मोलर भी कहते हैं, या कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यह बात हमें ध्यान रखनी है। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछूंगा इसके बारे में,
जो स्कूल वाली मैम या कहीं से भी पूछा जा सकता है। आप मुझे ये बताओ, क्या मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी? बोलो बोलो। आप कहोगे सर आप कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये तो हमें सब पता लग गया कि सर इसके फॉर्मूले में ही डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है और हमें ये बात पता है कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यदि आप यहां पर टेम्परेचर बदलोगे तो वॉल्यूम में बदलाव होगा, वॉल्यूम में बदलाव होगा तो मोलैरिटी में बदलाव होगा। इसका मतलब क्लियर है, इसका मतलब क्लियर है कि भाई हम कहेंगे इट इज ए टेम्परेचर, इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, प्लीज प्रॉपर्टी समझिएगा इस बात को। इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये अगर आपको 3-4 चीजें पता है कि मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है, डेफिनेशन कैसे बनाने वाली है तो स्कूल वाली मैडम भी मान जाएगी यहां से, तो है ना। उसके बाद आप यूनिट निकाल लेंगे, यूनिट निकालने के बाद उसको क्या कहते हैं आपको पता ही है। आगे आपको यह भी पता है कि इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्लियर है? क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं करवाऊंगा, शांत रखिए, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको मोलैरिटी समझाई वैसे ही मैं एक बार मोलैरिटी भी समझाना चाहता हूं, मेरा मन कर रहा है भाई। क्या कह रहा हूं मैं? मोलैरिटी। मुझे अभी आज कोई रोक नहीं सकता। क्या होगा जरा देखो इधर, इधर इधर देखो भाई। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा? पहला स्टेप क्या था कि मैंने आपको क्या सिखाया है कि आप पहले लिखेंगे मोलैरिटी का फॉर्मूला, फिर वो क्या होगा सर? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, और यहां पर क्या होता था किलोग्राम में। अब हम क्या मानेंगे? जो भी आपके पास डिनोमिनेटर है उसको आपको 1 बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि इफ वेट ऑफ सॉल्वेंट को यदि मैं 1 किलोग्राम मान लूं तो मुझे इसके डिनोमिनेटर में 1 रखना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या आएगा कि जो मोलैरिटी है, सॉरी मोलैलिटी है, वो मेरे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर आ जाएगी। अब यहां से अगर मुझे डेफिनेशन बनानी हो तो मैं क्या कहूंगा कि मोलैलिटी सॉल्यूट के उन मोलों के बराबर है, उन मोल्स के बराबर है जो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में पाए गए, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में पाए गए। ये डेफिनेशन हो जाएगी। तो आप लोग डेफिनेशन कैसे लिखोगे भाई? जरा देखो डेफिनेशन कैसे लिखोगे। इधर देखो, इधर आप कहोगे भाई क्या? डेफिनेशन बिल्कुल पहले की तरह बनानी है आपको। कैसे? मोलैलिटी is defined as the number of moles of solute, moles of solute, moles of solute प्रेजेंट इन, कितने में प्रेजेंट होंगे बेटा जल्दी बताइए। आप कहोगे सर प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ, 1 किलोग्राम ऑफ किसमें? सॉल्वेंट। ठीक है, और फिर लिखेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। ये बात ध्यान रखना है, इसको छोटे एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। ठीक है भाई, ऐसे। अब आप मुझे बताइए बेटा, अगर मुझे इसकी यूनिट निकालनी हो तो यूनिट कितनी बनेगी इसकी? आप लोगों ने पढ़ा है सर, ऊपर तो मोल था, नीचे किलोग्राम था, तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, मोल आपने ऊपर लिखा, नीचे किलोग्राम, तो क्या यूनिट बनी? मोल प्रति किलोग्राम, यानी मोल पर किलोग्राम। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा जी, कैसे कि मोल किलोग्राम इनवर्स, ऐसे भी चल सकता है अपना काम। या इसको हम एक अलग नाम भी देते हैं, और जो इसका नाम होता है मोलल। जैसे मोलैरिटी को हम मोलर कहते हैं, वैसे मोलैलिटी को हम मोलर कहते हैं। अब मेरा आप लोगों से एक और क्वेश्चन है, अब बताइए कि मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? बोलिए बेटा जल्दी से, फुल स्पीड के साथ बोलो। आप कहोगे सर कि मुझे एक बात पता है कि यहां पर इसके फॉर्मूले में मोल्स हैं जो कि चेंज होंगे नहीं, टेम्परेचर पर डिपेंड करते नहीं है, वेट वैसे नहीं करता। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि ना न्यूमिनेटर चेंज हुआ टेम्परेचर के चेंज होने पर, ना डिनोमिनेटर चेंज हुआ टेम्परेचर के चेंज होने पर, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। तो मैं यहां पर बड़े शांत के साथ लिखूंगा, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। तो आई होप आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी, आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी।
अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं जो स्कूल में भी कई बार पूछी जाती है, और जब आप कभी एक्सपेरिमेंट करोगे तो वहां पे वाइवा में भी पूछी जा सकती है कि यार ये जो मोलैरिटी है और मोलैलिटी है, मोलैरिटी और मोलैलिटी में कौन सी कंसंट्रेशन टर्म बेहतर है, बढ़िया है, और कौन सी को ज्यादा यूज करना चाहिए, ये बात बोली गई है। तो जरा देखो बेटा, मैं आपको एक बताऊंगा, एक क्वेश्चन है, एक डाउट है, आउट ऑफ कैपिटल एम यानी मोलैरिटी एंड स्मॉल एम यानी मोलैरिटी, विच वन इज बेटर एंड वाई। अब प्लीज समझने की कोशिश करिएगा क्या है इसमें। आप एक बात बताओ, मान लो आप किसी दिन एक लैब में गए और लैब में आप एक सॉल्यूशन बना रहे हो, आपने वो सॉल्यूशन मोलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया कि मैंने 1 मोलर सॉल्यूशन बनाया है, पर उस दिन टेम्परेचर मान लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। आपने उस सॉल्यूशन को बनाकर लैब में रख दिया, फिर आप गर्मियों में दोबारा गए 6-7 महीने के बाद, उस दिन टेम्परेचर हो रहा था 45 डिग्री सेल्सियस। आपने पहले जब 0 डिग्री सेल्सियस पर यह सोचा होगा कि उस दिन यह सॉल्यूशन 1 मोलर था, और यदि आप जून के महीने में जब 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा होगा तब भी आप यह सोचकर उस सॉल्यूशन का यूज करेंगे कि यह 1 मोलर है, तो आपके जो डेटा आएंगे, आपके जो एक्सपेरिमेंट आएंगे, उनकी जो कैलकुलेशन आएगी वो गलत आएगी। बिकॉज एक मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर मोलैरिटी कुछ और थी और आज 45 डिग्री पर वो मोलैरिटी अलग है, इसलिए प्लीज अलग वाली को कैलकुलेट कर लीजिए। समझ में आई? अगर आप पहले वाली को लेके चलोगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन मोलैरिटी में ऐसा खेल नहीं है। अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पर भी किसी मोलर सॉल्यूशन को बनाते हो और उसकी मोलैरिटी मान लेते हो कि 1 लीटर है, आप उस सॉल्यूशन को, उसकी रीडिंग को मानते हुए अगले 6 महीने बाद भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसकी मोलैरिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने पर उसकी कंसंट्रेशन पे कोई चेंज नहीं आया। तो तब आप जब यूज करेंगे और जो वैल्यूज आएंगी, जो डेटा वैल्यूज आएंगी, वो बिल्कुल करेक्ट आएंगी। इसका मतलब यह हुआ कि इनमें बेटर कौन हुआ, मोलैरिटी की मोलैरिटी। अब आप भी बताइए, आप कहोगे सर इसमें तो मोलैरिटी जो है वो ज्यादा बेटर लग रही है हमें एज कंपेयर टू मोलैरिटी के, तो बिल्कुल यही तो आंसर है। आप लोग क्या लिखेंगे? आप लोग लिखेंगे आंसर में क्या बेटा जी, जरा देखिए ध्यान से, जरा देखिए भाई ध्यान से, क्या होगा? मोलैरिटी इज बेटर देन दैट ऑफ molarity because it is टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्या बोला मैंने? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का ये मतलब समझ में आया होगा, और बहुत सारे बच्चों ने ये पढ़ा भी होगा जिनको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता होगा। तो ये जो कहानी थी अभी तक, ये कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर कहानी चल रही थी। अब इन कंसंट्रेशन टर्म को यूज करने का समय आ गया है, इनके ऊपर न्यूमेरिकल करने का समय आ गया है बेटा। चलिए भाई, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम लोग। यहां पर पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जो मैं उठाकर लाया हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, और यहां पर क्या कहा गया है? इसने बोला है कि व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी बताइए विच कंटेन्स 5.85 ग्राम ऑफ NaCl नमक, यानी देश का शुद्ध नमक टाटा सॉल्ट, पर 500 ml। तो जरा देखिए, यहां पर हमें कैपिटल M यानी मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, राइट और रॉन्ग। और यहां पर मैं एक बात जानता हूं कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है, वो कितनी है? 500 ml, कुछ ज्यादा नहीं है, सेम ही दे रखी है। और जो वेट ऑफ सॉल्यूट है, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट कह लीजिए या वेट ऑफ NaCl कह लीजिए, देश के नमक को कह लीजिए, वो हमारे पास कितना होगा? 5.85 ग्राम। अब मुझे एक बात बताओ भाई, मेरे पास जो मोलैरिटी का फॉर्मूला है वो क्या है? मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? बोलो बोलो। बहुत सिंपल बताया था, क्या था? बेसिक फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे। आप लिखते हो क्या कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऐसे लिखोगे, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किस में? लीटर में, ऐसे लिखना पड़ेगा हमें। तो मुझे एक बात बताओ भाई, मुझे मोल कैलकुलेट करने, वॉल्यूम तो मेरे पास है, मोल के लिए मैं क्या करूंगा कि मोल का फॉर्मूला होता है सर गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास हमारे पास दे रखा है 5.85,
5.85 डिवाइड बाय, और मैं NaCl का अगर बेटा जी मोलर मास कैलकुलेट करने लगा तो मैं आपको बता दूं क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 आएगा, 30.55। और सोडियम का जो एटॉमिक मास होगा भाई, एक मिनट रुको, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन जो होगा वो 35.5 और एटॉमिक मास ऑफ सोडियम जो होगा बेटा वो होगा 23, ठीक है। और मोल का फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास हमें पता है कितना था 5.85, मोलर मास कितना हो जाएगा, आप दोनों को ऐड करिए सोडियम का और क्लोरीन का, तो आपको NaCl का मोलर मास पता लग जाएगा, तो वो आएगा हमारे पास 58.5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आएगा 1/10, ठीक है भाई। अब हम वैल्यू यूज कर देते हैं, मुझे पता लग गया कि जो मोल है ना, मोल वो मेरे पास कितने थे 1/10, तो यहां पर मैं लिखा 1/10 इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, जल्दी से बताइए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखा है 500 ml, कितना दिया है 500 ml। और एक और चीज दी गई है, वो क्या है, वो दी गई है कि भाई हमारे पास जो वॉल्यूम है ना वो ml में है, हमें किस में चाहिए, लीटर में। तो क्या मैं यहां पर इस 500 को डिवाइड करूंगा 1000 से, या तो मैं यहां पर 1000 से डिवाइड कर लूं, या मेरे पास ये तरीका है कि ये 1000 को मैं ऊपर लेके चले जाऊं तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, आप कहोगे सर बिल्कुल ऐसा तो कर सकते हैं। तो जरा देखो मैंने क्या काम किया, मैंने सिंपली क्या काम किया, ऊपर 1000 लिखा, नीचे मैंने 10 लिखा, और इधर मैंने क्या लिखा भाई 500। अब जरा देखो, आप लोग जानते हैं ये मैंने काट दी 2 0, 5 2 जा 10, सॉल्व करोगे 0.2 आएगा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। तो ये जो आपके पास लेक्चर चलेंगे ना, अभी आगे भी जो लेक्चर चलेंगे, इनमें आपको 2-3 बुक कंप्लीट खत्म करवाई जाएगी, अच्छे से सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, बट आप लोगों को भी मेरे साथ साथ बने रहना है, एक एक जो है क्वेश्चन जो है लगाकर देखना है, ठीक है भाई। चलो बेटा अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये भी हमारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। इसने बोला इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज 0.9 ग्राम पर ml, क्या बोला 0.9 ग्राम पर ml, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। आप मुझे बताओ, मोलैरिटी मुझे फाइंड करनी है। आप आइडिया लगा के देखो कि ये जो कंसंट्रेशन की बात कर रहा है कि ये कौन सी कंसंट्रेशन की बात कर रहा होगा, ग्राम पर ml किसकी यूनिट होती होगी, सोचकर देखो। चलो मैं आपको एक बार फिर से फॉर्मूले दिखाता हूं, सारे के सारे फॉर्मूले दिखाता हूं। इधर देखो, इधर कहां पर मैंने सोल्यूट के अमाउंट को ग्राम में लिया है और वॉल्यूम ली जो सॉल्यूशन की है वो लीटर में ली है। आप देखो कि जो स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ, यहां पर वेट मैंने जो लिया है वो ग्राम में लिया है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर में लिया है। अगर मैं इसकी यूनिट बनाऊंगा तो क्या बनेगी, ग्राम पर लीटर ही बनेगी ना भाई। इसका मतलब वो जो कंसंट्रेशन उस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है वो कौन सी होगी, जल्दी से बताइए बेटा। आप कहोगे सर ये कहीं ना कहीं हमें एस दे रखा है, ये क्या दे रखा है, हमें एस दे रखा है, स्ट्रेंथ दे रखी है 0.9 ग्राम पर लीटर, 0. ग्राम पर लीटर, और आपको मोलैरिटी निकालनी है। आप लोगों को एक रिलेशन मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो, क्या था स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में रिलेशन। आप कहोगे सर रिलेशन था वी नो दैट कि स्ट्रेंथ बराबर होती है क्या, मोलैरिटी इनटू में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब मुझे मोलैरिटी फाइंड करनी है, स्ट्रेंथ मुझे पता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट में रखूंगा यहां पर तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो जरा देखो स्ट्रेंथ मैंने कितनी रखी 0.9, कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और कैलकुलेट करना है। अब मैं जानता हूं कि जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है वो क्या दे रखा है C6H12O, और यदि मैं यहां से इसका मोलर मास कैलकुलेट करूं बेटा तो किसके बराबर होगा, 6 कार्बन है तो 6 इंटू में कार्बन, 12 हाइड्रोजन है तो 12 इंटू में हाइड्रोजन, और 6 ऑक्सीजन है तो 6 इंटू में ऑक्सीजन रख दूंगा। और यहां पर क्या होगा, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा 12, तो 6 इंटू में 12 हो गया, प्लस 12 इंटू में 1, हाइड्रोजन का 1 होता है, और हम लोग जानते हैं कि भाई ऑक्सीजन का हमारे पास कितना हो जाएगा 16। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो नालायक को इसका आंसर होगा 180 ग्राम पर मोल, राइट। अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 180 रख देना बस, और आपकी मोलैरिटी आ जाएगी, बड़ी सिंपल होगी।
आप जब इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे कितना जाएगा 10, राइट। अब जरा देखो, ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 2 0 है, ठीक है भाई। ये हमारे पास 1 जा और ये हमारे पास 2 जरा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे 1/200, या इसको लिख सकता हूं 0.5 इंटू में 10 की पावर माइनस के 2। बोलो बोलो। और जिसको मैं सॉल्व करके लिखूंगा क्या 0.005 मोलर, राइट। और जब आप ऑप्शन से मिलाओगे ABCD में से तो आपको दिखेगा कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, 0.005 मोलर, राइट। चलिए भाई, तो किसी को भी अपना मनोबल डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी से सिंपल सा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, इसको आप सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद देखिए कि आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी से मैच होता है कि नहीं। अगर हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है भाई, है ना भाई। यही तो हम चाहते हैं कि हर एक क्वेश्चन होम से। तो चलो भाई, जैसे आप ये कर लेंगे आगे हम बात करेंगे बेटा जी अगले क्वेश्चन की, ठीक है भाई। और जिन बच्चों को लग रहा हो कि सर प्लीज लिखने का समय दीजिए, तो आप लोग एक काम करना, अपने जो वीडियो है ना उस पर ऐसे टुक जैसी बटन दबाना। बटन दबाने के बाद आप क्या करोगे, वो वीडियो रुक जाएगी, फिर नोट कर लें, ठीक है। ओके, इधर देखो, अगला क्वेश्चन भी आपके सामने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, क्योंकि मेरा ये टास्क है कि जब आप इस बैच को खत्म करो ना, या इस बैच से जब आप पढ़ के निकलो बाहर, तो आप लोगों को एनसीईआरटी, आप लोगों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आप लोगों के जो मॉड्यूल है, कोई भी मॉड्यूल हो, चाहे वो पीडब्ल्यू का हो या जो भी आपके पास बुक है, उसके मैक्सिमम क्वेश्चन बने। क्योंकि जब आप पेपर में बैठोगे तो आपको ये लगे कि ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारी नोटबुक में आए हुए हैं। अगर वो आपको लगेंगे कि हमारी नोटबुक में आए हुए हैं तो डरने की कोई बात है होगी नहीं, ठीक है भाई। तो चलो जरा देखो, इधर क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन containing 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 105 ग्राम। ये क्वेश्चन तुम्हें कर लेना है। क्या बोला इसने, बोलो बोलो। ये कह रहा है कि वेट ऑफ HCl दिया हुआ है 18.25 ग्राम, बहुत बढ़िया। और इसने क्या बोला है, मोलैरिटी निकालिए, स्मॉल एम हमें निकालनी है भाई। और इसने कहा है कि जो सॉल्वेंट है ना, वेट ऑफ वाटर, वो दिया हुआ है हमारे पास कितना, 500 ग्राम, यानी आधा किलोग्राम, राइट। तो जरा देखिए, सबसे पहले हमें एक काम करना है कि जब हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेंगे ना, तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या होगा भाई, आप लिखोगे सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि आप देख रहे होंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये तो आपको आता ही है भाई, राइट और रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं आता हो आपको। अब मुझे एक बात समझ में आ गई, सर वेट ऑफ सॉल्वेंट तो यहां से रख देंगे, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल दो, काम बन जाएगा। अच्छा, हम ये बात जानते हैं भाई कि अगर हमें वेट पता हो तो मोल का निकालने का फॉर्मूला ये रहा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। हम लोग जानते हैं कि जो गिवन मास HCl का वो 18.25 है, मोलर मास आप निकाल लोगे वो हमारे पास 36.5 आएगा। जैसे आप सॉल्व करोगे तो वो 1/2 आ जाएंगे मोल, यानी 0.5। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, काम बन जाएगा आपका। तो जरा देखो, मोल मेरे पास कितने हो गए 0.5, तो मैं यहां पर रखूंगा 0.5 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना था, सोच कर देखो भाई। आप कहोगे भाई सर वेट ऑफ वाटर या वेट ऑफ सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो वो तो हमारे पास 500 कितना हो जाएगा ग्राम, लेकिन इस ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए आपको 1000 से नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि 1000 ऊपर चला जाएगा। और जब ये ऊपर जाएगा तो हम यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ या ना, बोलो बोलो। आपको सर बिल्कुल। तो जरा देखो, इधर 2 0 से 2 0 कैंसिल, इस पॉइंट को हटाओगे नीचे 10 आएगा, इससे ये कैंसिल, 5 पंजा 5, तो ये आ जाएगा 1 मोलल। क्या है हमारे पास 1 मोलल। तो जरा देखिए, बताइए ABCD में कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। 0.1 मोलल तो आया ही नहीं, इसको छोड़ो। कैपिटल एम हम रिप्रेजेंट करते नहीं है तो उसको भी छोड़ो। करेक्ट आंसर क्या आएगा, D फॉर ढोलकपुर। इसी को हमें टिक करके आगे बढ़ना है, ठीक है भाई। बिल्कुल सीरियस होकर क्वेश्चन लगाते रहिए। बहुत सारे बच्चे हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे सर कोई मसाला बताइए, कोई डायलॉग सुनाइए, है ना, तो वो भी सुनाएंगे धीरे धीरे, लेकिन पहले जो है अपना पूरा रिदम सब्जेक्ट पे बनाएंगे भाई। ये इससे प्यार करेंगे, सबसे ज्यादा प्यार करेंगे अपने सब्जेक्ट को, उसके बाद हम काम करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा इसने बोला है, लेकिन बोलने से पहले एक बार बताना चाहूंगा, यह क्वेश्चन भी आपका
IIT PYQ 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको डर लग रहा होगा इसके हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन नहीं है ऐसा कि डर लगे। कोई भी बच्चा किसी भी क्वेश्चन के पीछे अगर IIT लिखा होगा तो डरना नहीं है, बी कॉन्फिडेंट। ठीक है भाई, इधर देखो क्या लिखा होगा। इसने कहा कि भाई इतने पार्टिकल थे मेरे पास यूरिया के और इतने ml था सॉल्यूशन, और निकालनी क्या है मोलैरिटी, क्योंकि कैपिटल M दे रखा है यहां पर। आप मुझे बताओ कि मोलैरिटी के बारे में आप क्या जानते हो। सबसे पहली चीज बताना क्या जानते हो। आप कहोगे सर मोलैरिटी का तो मेरे पास एक फॉर्मूला पता है मुझे, और वो फॉर्मूला क्या होता है जरा देखो कि मोलैरिटी का जो फॉर्मूला मैंने अभी तक सीखा है, जो आपने सिखाया है, वो सिंपल सा फॉर्मूला है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर में। अब सर कहीं ना कहीं मुझे उस सॉल्यूशन की वॉल्यूम तो मिल गई, 100 ml है, मोल निकल जाए तो मजा आ जाएगा। तो जरा देखो, यूरिया के पार्टिकल दे रखे हैं, मोलिक्यूल दे रखे हैं। मोल अगर कैलकुलेट करना हो तो आपको याद होगा मोल में और पार्टिकल में एक रिलेशन होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रो कांस्टेंट। याद है कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल ये तो याद है हमें, आप ही ने करवाया था थोड़ी देर पहले। तो जरा देखो भाई, यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल मुझे कितने दिए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 20, और एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना मेरे लाल पेलो, ये वैल्यू पूरी की पूरी कट जाएगी। मोल किसके बराबर आएंगे 10 की पावर -3 के बराबर, या जिनको हम लिख सकते हैं 0.001, या तो ऐसे लिखेंगे। मोल हमारे पास आ गए, वॉल्यूम भी आ गई, वैल्यू रखो और आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, किस चीज की देरी है। आप कहोगे सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पर हमें रखना है कितना 0.001, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह पर क्या लिखोगे 100 ml। लेकिन इस ml को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे, आप कहोगे सर इसको 1000 से डिवाइड कर दो। तो यानी 1000 से इसको डिवाइड कर दूं, या वो ऊपर चली जाए मल्टीप्लाई होकर, कोई दिक्कत थोड़ा ही आएगी। आप कहोगे नहीं सर दिक्कत तो कुछ नहीं आएगी। तो हमारे पास क्या आएगा भाई, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना तो यह ऊपर 1 बन जाएगा, नीचे 100, तो ये हो जाएगा 0.01, और मोलैरिटी है तो आप कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ऑप्शन ABCD में से कौन सा मैच हो रहा है बेटा आप लोगों का। तो आप कहोगे सर ये हो गया हमारे पास 0.01, ऑप्शन नंबर C। तो देखो क्वेश्चन सीरियसली इजी था, टफ नहीं था। ठीक है भाई, लेकिन आप ये मत सोचो कि बहुत इजी है, कि ऐसे क्वेश्चन IIT में नहीं आते। ये क्वेश्चन IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए ना तो किसी क्वेश्चन को हमें बहुत इजी समझना है और ना ही किसी क्वेश्चन को बहुत टफ समझना है। क्योंकि अगर हमने टफ समझ लिया तो हम अपना पैनिक कर जाएंगे, हमसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं, और इजी समझ लिया तो हम लेजी बन जाएंगे, हम उस पर ध्यान देंगे नहीं। क्वेश्चन चाहे इजी हो या टफ हो, 4 नंबर देके जाता है, याद समझना ये बात। इसीलिए हर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को करिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसको मैं क्या ही बताऊं। विच ऑफ द कंसंट्रेशन यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट यूनिट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये बताना है आपको कि टेम्परेचर पर कौन कौन डिपेंड करती है। देखो मोलैलिटी तो करेगी नहीं, आपको पता है। अमाउंट फ्रैक्शन मैंने बताया था नहीं करेगा, पार्ट पर मिलियन बताया था नहीं करेगा, ppm, क्योंकि वहां पर वेट और वेट यूज किया था। आपको साफ साफ पता लग जाएगा सी ऑप्शन है मोलैरिटी। ठीक है भाई, और ये क्वेश्चन जो है बहुत पुराने टाइम की बात बता रहा हूं, बहुत पुराने टाइम की बात, 80s के टाइम की बात। उस टाइम पे IIT JEE का पेपर बहुत टफ नहीं आता था, यानी कोई जो एक नंबर क्वेश्चन आते थे वो बड़े सिंपल आते थे। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है, वो अलग बात है कि यहां पर मैंने लिखा नहीं है। ठीक है भाई, तो पहले ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको आप कर लेंगे। और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि भाई 2007 IIT का क्वेश्चन है, सर क्या हम IIT के क्वेश्चन कर सकते हैं। हम मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो, डर काहे रहे हो, बस क्वेश्चन पढ़ो और सोचो क्या क्या हो सकता है। सर यहां पर 5.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है मिथाइल अल्कोहल का। इथाइल अल्कोहल का होता तो मजा आ जाता, ठीक है भाई, लेकिन मिथाइल का दिया है तो काम चलाएंगे अपना। तो इन्होंने कहा है कि भाई मिथाइल अल्कोहल का दे रखा है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। इसको मिथाइल अल्कोहल कर लेना इन द सॉल्यूशन। तो आप मुझे एक बात बताओ यार, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, क्या मैंने आपको पढ़ाया है कि मोलैलिटी में और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में कोई रिलेशन होता है? बोलो बोलो। आपको सर होता तो है, आपने थोड़ा पढ़ाया सा भी है। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा कि वो कौन सा था।
एक बार मैं फिर से दिखाना चाहूंगा बेटा, ये जरा देखो एक बार कि मोलैलिटी बराबर थी किसके, 1000 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट या डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है भाई, ये करवाया था। दूसरा आपको मैंने ये भी लिखवाया था कि मोलैलिटी बराबर होती है 1000 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 1 माइनस के मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये फॉर्मूले से आप वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करोगे आप जरा देखो, क्या करोगे जरा देखो भाई, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपली ऐसे यूज करना है कि भाई वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट कि मोलैलिटी बराबर होती है 1000 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। बड़ा सिंपल सा है, डिवाइड करेंगे किससे, 1 माइनस के मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट से, और यहां पर आप क्या लिखोगे, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको यह जानना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन के अंदर कौन सॉल्वेंट है कौन सोल्यूट है। तो यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर बोला गया है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, कि मिथाइल अल्कोहल का एक्वस सॉल्यूशन है, यानी सॉल्वेंट कौन हुआ, पानी। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि जो मिथाइल अल्कोहल है C2CH3OH, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सोल्यूट, और जो वाटर है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। इसके मोलर मास की आगे जरूरत पड़ेगी, वो हमें पता लग गया कि 18 ग्राम पर मोल होगा बेटा। ठीक है, तो जरा देखो, वैल्यू पुट करनी, आपका आंसर आ जाएगा। जब आप यहां पर मोलैलिटी जगह पर रखोगे 5.2, तो ये हमारे पास आएगा 5.2 बराबर 1000 इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, डिवाइड करोगे आप 1 माइनस के मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह पर क्या रखोगे बेटा, आप यहां पर करोगे 18 की मल्टीप्लाई। अब जरा देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास क्या आएगा, जरा देखो ध्यान से, आपके पास क्या आएगा, इधर देखो, इसकी जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 5.2, ठीक है भाई, इंटू में 18 माइनस 5.2 इंटू में 18 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, थोड़ा बहुत मैथ्स आपको आता होगा, ठीक है भाई, ये मैं मान के चल रहा हूं, बराबर 1000 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, आप जब इस वैल्यू को लेकर उधर जाओगे तो आपके पास कितना आएगा, 5.2 इंटू में 18 इक्वल्स टू 5.2 इंटू में 18 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और प्लस के 1000 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ऑलरेडी था। आप दोनों को जब जोड़ोगे ना बेटा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जरा देखो, आप लोग देखोगे कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होगा, बेसिकली ये बराबर होगा 5.2 इंटू में 18, डिवाइड करेंगे 5.2 इंटू में 18 प्लस के 1000, क्योंकि इनमें से मैंने कॉमन ले लिया था मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और मैंने ये वैल्यू यहां पर रख दी। तो आप मुझे बताओ भाई, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आया, सोच कर देखो जल्दी से। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास आंसर आएगा 0.0859, 0.0859, और ये 9 आपको पता है कि भाई बहुत बड़ी वैल्यू है, तो आप 5 को 6 कर देना। तो बेसिकली जब आप 3 डेसिमल तक चलोगे तो 0.086 इसका आंसर रख देना, और आपको पता लग जाएगा कि ABCD में बी ऑप्शन को आपको टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, राइट। तो आप लोगों को बड़े अच्छे से, बड़े ढंग से कंसल्टेंट टर्म के सारे क्वेश्चन करने हैं भाई। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा, जल्दी से नोट करिए फुल स्पीड के साथ। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, अरे भाई ये क्वेश्चन तो 2019 में आया वो क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है, ठीक है भाई। इसको देखते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा। तो मैंने देखा भाई कि यार इधर देखते हैं कि क्या दिया गया है। अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयन, यानी वेट ऑफ, जरा देखिएगा, वेट ऑफ Na+ आयन कितना दिया है, 92 ग्राम, प्लीज समझिएगा, पर किलोग्राम ऑफ वाटर। बहुत बढ़िया बात है, यानी
आपके पास जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है या वेट ऑफ वाटर जो होगा बेटा वो 1 किलोग्राम है। ये कह रहा है कि मोलैलिटी निकालिए Na प्लस आयन की इन दैट सॉल्यूशन इन मोल पर किलोग्राम। आप मुझे बताओ कि मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। आप क्या कहोगे कि सर मोलैलिटी बराबर होगी मेरे पास क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। लेकिन वो मोलैलिटी किसकी पूछ रहा है, वो मोलैलिटी पूछ रहा है किसकी बेटा जी, सोडियम की। तो यहां पर मोल भी किसके यूज होंगे, सोडियम के। तो ध्यान रखना है कि मुझे यहां पर Na प्लस के मोल चाहिए। और जब मैं मोल निकालूंगा तो मेरे पास क्या तरीका होगा मोल निकालने का, जब मुझे वेट पता हो कि सर मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में एटॉमिक मास 92 डिवाइड बाय 23, क्योंकि आपके पास सोडियम का जो ग्राम एटॉमिक मास होगा बेटा वो 23 होता है, आप देख सकते हैं। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4। कितना आया, 4। वैल्यू पुट करो, मोल हमारे पास 4 है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 किलोग्राम है, यहां पर 1 रखेंगे, क्या आंसर आएगा कि सर मोल पर किलोग्राम। यही तो आंसर आया है। कुछ हाथी घोड़े नहीं जोड़ने हैं, बड़ा सिंपल आपके पास क्वेश्चन आएगा, और आया भी था 2019 में। तो आपने देखा कि जो 4 आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसको आप टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मेरे साथ साथ एक एक क्वेश्चन करना है तुम लोगों को, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए भाई यहां पर हमारे सामने एक और क्वेश्चन दिया गया है। क्या इस क्वेश्चन के अंदर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट इन बेंजीन इज 0.2, फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर हमारे पास सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया गया है जो कि 0.2 है। आप सोचिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा। आप लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा सर 1 माइनस के मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इस वाले फॉर्मूले से बड़ा सिंपल है, 1 माइनस के 0.2 यानी 0.8 आ जाएगा। आपको याद होगा कि मोलैलिटी में और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में एक रिलेशन था। क्या था वो था सर कुछ ऐसा कि मोलैलिटी बराबर थी 1000 इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और आप लोग जान सकते हैं कि उस सॉल्यूट को बेंजीन के अंदर डिसॉल्व किया हुआ था, यानी C6H6 के अंदर। जब इसके मोलर मास की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूं कि मोलर मास इसका आप कैलकुलेट कर लेना, 78 ग्राम पर मोल आएगा। बस वैल्यू पुट करनी है, 1 मिनट के लिए आंसर आ जाएगा भाई। क्या करोगे आप लोग, 1000 इंटू में 0.2 डिवाइड बाय 0.8, क्योंकि 2 में से जाओगे तो 0.8, और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बेटा 18। इस वैल्यू को जब आप यूज करोगे और सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा बेटा जी 3.205 मोलल। और यही आपको बेटा जी टिक करना है, या हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपका इंटीजर टाइप में आ जाए तो आप ऐसे कर लेना है। अब कहानी बढ़ रही है आगे, आगे की कहानी सुनिए, आगे की कहानी सुनिए, क्योंकि अब आने वाला है वो मेथड जिस मेथड से आप बड़े बड़े क्वेश्चन भी कर लोगे, और साथ ही साथ जो बहुत सारी आपके पास एरर्स होंगी वो एरर भी नहीं होंगी। तो बेटा आपके सामने नेक्स्ट मेथड आने वाला है, द बाहुबली बॉक्स मेथड, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।